जी पार्ट बी हमने स्टार्ट कर दिया जी। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं इस सवाल को। ले जी, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आपका फेवरेट जो असल में करने आए थे लेबर, तो लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट के अंदर भी आपको क्या चाहिए, आर्स चाहिए, और लेबर रेट तो गिवन है सवाल में। लेबर रेट कितना है जी, ₹300 पर लेबर आवर। अब ये जो आर्स हैं ये आपके कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए लर्निंग कर्व अप्लाई करना वैसे आपके लिए तो आसान है इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा काम था। 10 नंबर किस चीज़ के हैं, ज़्यादा नंबर इसी के हैं, लर्निंग कर्व के। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस दफ़ा आना है। तो लर्निंग कर्व का सवाल, इसको लर्निंग कर्व का ही सवाल कहते हैं, लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग बाकी प्रिंसिपल्स भी आ रहे होते हैं। लर्निंग कर्व जब आता है तो अकेला तो नहीं आ सकता ना, अकेला क्या आएगा, तो इस तरह से पूरे सवाल में होता है। लेकिन लर्निंग कर्व इज इंपॉर्टेंट दिस टाइम। पिछले सवाल में खुशबू ही नहीं आई उसकी, इस सवाल में महक उठेगी इंशाल्लाह जी। अब पहले आप निकालें या मैं कर दूं, मिल के करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ इतना टाइम नहीं है, आप लोगों का टाइम इस वक्त बहुत कीमती है, मसल पुल हो गए हैं आजकल, लेकिन क्या करें अब, एक ही बार रेस्ट मारते हैं जी। वर्किंग 2 में मुझे क्या चाहिए, टोटल लेबर आवर्स। अब मामला क्या है ज़रा पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें। पॉइंट 2 ने ना हमें भुला दिया कि हम क्या कर रहे थे। तो पॉइंट 3 जिसको करने आए थे असल में सवाल, इसके चक्कर में मैं इधर आया था। मुझे एकदम याद आया कि यार लगता है एक सवाल मैंने छोड़ा था, अल्लाह करे मिल जाए। अल्लाह ने किया, मिल गया। लेकिन अल्लाह ने एक और भी तोहफा दिया। ये तोहफा होता है, ऐसी कोई चीज़ देख लेना, कर लेना, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके। पर्चे में भी ऐसा कुछ हो जाए तो खैर है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ पर्चे से पहले देख लेना फ़ायदे में होता है। इस तरह का काम हमने मटेरियल के साथ पहले बैच कॉस्ट के साथ 1-2 सवालों में किया था कि बैच कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, बैच कॉस्ट भी बात मतलब वो कम होनी है। तो मैंने कहा था उस पर लर्निंग रेट में लगाना, उसको हर बैच को अलग अलग कम करते हैं। ये वैसा ही था, मिलता जुलता काम था, ठीक है। चले खैर, अच्छा जी। अब लर्निंग का इफेक्ट फॉर लेबर इज एस्टिमेटेड एट 90%. It is expected that it will apply for first 3 batches only. Index of 90% is -0.152. अब क्या करें जी, अब 3 बैचेस के टोटल आवर्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद चौथे बैच के निकाल के, तो वही बल्कि चौथे बैच वाले ही हमारे यूज़ हो जाने, क्योंकि 5वां तो बैच ही कोई नहीं, सुकून हो गया, ठीक है। तो हम यूँ वर्किंग किया करते थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। टोटल लेबर आवर्स फॉर 3 बैचेस। अब इसमें हम क्या करते थे, पहले हम निकाल लेते थे y एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच इफ 3 बैचेस आर प्रोड्यूस्ड। एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस कितने गया, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस, ये एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच इफ x नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर ऑफ बैचेस आर प्रोड्यूस, तो एवरेज टाइम निकलेगा। इसमें टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर बैच, उसके बाद x क्या है वही 3, और जो रेस टू पावर माइनस वाला करना है वो सवाल में हमें गिवन है, ठीक है। अब मुझे y चाहिए, और y निकलेगा, y कैसे निकलेगा जी, y यहाँ पर भी मैं लिखूँ या ना लिखूँ, बाद में मिटा दूंगा y, ठीक है। y मुझे चाहिए, ये y मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। y कैसे निकलता था जी, हाँ हाँ फॉर्मूला नहीं, अंग्रेजी लिखेंगे हम तो। a क्या है, a क्या है, टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर बैच। लो जी, ये फिर नहीं गिवन था, क्योंकि उसने हमें सवाल में टाइम टू प्रोड्यूस बैच नहीं दिया, बल्कि टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट दे दिया। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, हमने आवर्स पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया बैच साइज के साथ, 25,000 के साथ, तो हमें पता लगा 1 लाख लेबर आवर्स चाहिए पहले बैच को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2.1 में कर देता हूँ, ठीक है। तो लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच, तो ये मुझे मिले जनाब ऐसे, 4 लेबर आवर्स
पर यूनिट इंटू 25,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 100,000 लेबर आवर्स। ठीक है, तो टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर बैच, ये बेसिकली बेटा y है, ये y में y इज इक्वल टू, ये मैं a x b ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब a मैं ढूंढने निकला था, a क्या था, टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर बैच, मुझे मिला नहीं तो मैंने 1,00,000 यूनिट्स यहाँ पर लिख दिया, 1,00,000 सॉरी लेबर आवर्स, ठीक है जी। तो 1,00,000 लेबर आवर्स मुझे मिले हैं वर्किंग 2.1, कर लो अगे, पहले इन्नी ब्रैकेटा ने, फिर मैं क्या तुसी परेशान होना है। डायरेक्ट वर्किंग मतलब कैसे, 1,00,000 लिख दे, नहीं 25 इंटू 4 तो करके दिखाना पड़ेगा ना, कहीं तो दिखाओ, उधर ही दिखा दो कोई मसला नहीं, अच्छी बात है जी। इनटू नंबर ऑफ बैचेस जो प्रोड्यूस करने हैं 3, ये x क्या है, नंबर ऑफ बैच, ये x नंबर ऑफ बैचेस, अगर 3 बैचेस प्रोड्यूस हो तो एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस कितना है वो निकाल रहे हैं, रेज़ टू पावर -0.152 है। अब ये जो भी आंसर आना है ये क्या होना है, ये एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच इफ 3 बैचेस आर प्रोड्यूस। इसका आंसर क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या होगा, y, ये क्या है y मींस एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस। बच्चों सारी चीजें आपको आती हैं, ये कुछ घंटे में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाना है, जब होना है तो आपको पता लगना है, हाँ जब कर रहे थे तो आता था, तो अभी भी आता ही है, कहीं चला थोड़ी जाना है। एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस ना, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच, फर्स्ट बैच इज 1 बैच इफ 3 बैचेस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक बैच का एवरेज टाइम, लेकिन हमें कितने बैचेस का टाइम टोटल चाहिए, तो अब इस आंसर को इंटू 3 करना है, ये वो 3 नहीं था, ये तो निकालना है हमने एवरेज टाइम एक बैच का, अगर 3 बैचेस बने तो हमने बनाए कितने बैचेस, ये तो एक का टाइम आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 बैचेस के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है 253,863 लेबर आवर्स। कहाँ काट लिया मुंडिया तू मेरा, ओके मेरी तरह पलवान। अच्छा जी, ये समझ आ गया, बोलो। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए चौथे बैच का टाइम, ठीक है। तो चौथे बैच का टाइम निकालने के लिए मुझे मुसीबत क्या है, चौथे का नहीं है मेरे पास, या 4 का होगा, या 3 का हो सकता है, या 2 का हो सकता है, या 1 का हो सकता है, चौथे का नहीं है। चौथे का निकालने के लिए मुझे तीसरे का निकालना पड़ेगा, फिर नहीं 4 का निकाल, हाँ तीसरे का निकालना पड़ेगा, तो उस तीसरे का कैसे निकालना है, टोटल ऑलरेडी गिवन है, दूसरे का निकाल लें, तो तीसरे में से दूसरा माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मिटा दूं, चलो अब मुझे क्या चाहिए, टाइम टू प्रोड्यूस थर्ड बैच निकालने, तो ये चला हूं मैं क्या, टाइम टू प्रोड्यूस थर्ड बैच, तो उसके लिए मुझे, और फिर वो यहीं पर ही आ जाएगा, खैर उसके लिए मुझे वर्किंग नंबर 3 करनी पड़ी, टोटल लेबर आवर्स फॉर थर्ड बैच ये निकालना है मैंने, तो उसके लिए क्या कर ले, टोटल लेबर आवर्स फॉर 3 बैचेस आ रहे हैं, टोटल लेबर आवर्स फॉर 2 बैचेस निकाल लेते, ठीक है 2 बैचेस। अब इधर देखो y ब्रैकेट में लिखना है, तो फर्स्ट एवर तो यही रहना है, चाहे 1,00,000 बैचेस पे लर्निंग अप्लाई होती जाए, फर्स्ट एवर तो यही रहना है 1,00,000। पहले बैच पर जिंदगी में बच्चों को क्या लगने हैं, पहले सवाल पर बच्चों को जिंदगी में क्या लगता था, ज्यादा टाइम वो उतना ही रहता है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग कर्व आता है, ठीक है ना। तो खैर फर्स्ट एवर बैच पे ये टाइम लगा, ये वही आपका वर्किंग 2.1 वाला, ठीक है। उसके बाद कितने बैचेस, 2 लर्निंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये आपका y आ गया, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच इफ 2 टोटल बैचेस आर प्रोड्यूस्ड। एवरेज टाइम 1,00,000 से कम होगा, ये भी 1,00,000 से कम होगा, ये भी 1,00,000 से कम होगा, ये तो कह रहे हैं लर्निंग लगती है, हर अगले बैच पे टाइम कम होता जाता है। इसका आंसर निकाल के देखोगे ना, इसका आंसर 1,00,000 से कम होगा, 90, इसका भी 1,00,000 से कम होगा, यही तो
और समथिंग जो भी था, ये 90 है वो 80 है, लाख से कम है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आंसर निकालता नहीं, कैलकुलेटर ही निकाले आंसर, इनटू 2 बैचेस जी 180 ठीक है जी। अब ये क्या आ गया जी, टोटल लेबर आवर्स फॉर 2 बैचेस, ठीक है। अब 2 बैचेस पर अगर ये टाइम लगता है और 3 बैचेस पर ये टाइम लगता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, टाइम टू प्रोड्यूस थर्ड बैच, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्या कहते हो, कैसे करते थे, मुझे इसमें वर्किंग याद नहीं आ रही है, माइनस कर दे, तो 2 बैचेस वाला है में से 3 बैचेस वाला माइनस करें, हैं 3 में से 2 करते, हाँ तो वो ऊपर लिखना पड़ेगा ना, टोटल लेबर आवर्स फॉर 3 बैचेस, ये हमें वर्किंग 2 से मिल जाता था पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम वर्किंग ये दूसरा निकाल लिया करते थे, यूँ कर लेना, फिर वो तरतीब तो ना ख़राब करें जी। कितना है जी 253, ये पहले लिखा करते थे ना हम, भूल गए हो ना, ज़ाहिर है अब 3-4 महीने हो गए हमें, सवाल मैं तो आपके साथ ही आज कर रहा हूँ, खैर वो फॉर्मेट भूल गया, तो मेरी कोशिश होती है कि फॉर्मेट वही रहे जो क्लास होता था, तो सॉरी मैंने बाद में लिखा, ये पहले लिख लेते थे हम। एवरेज टाइम 3 बैच टोटल निकाल लेते थे 3 का, फिर उस 3 को यहाँ रख कर फिर कहते थे 2 का, उसमें से माइनस हो जाता था बिल्कुल, और हमारे पास आ जाता था थर्ड का टाइम, कितना है 7386, ये लेबर आवर्स हमारे किसके हैं जी, टोटल लेबर आवर्स फॉर थर्ड बैच, ठीक है। अब ये थर्ड बैच वाले ही कंटिन्यू करेंगे आगे, 4th 5th 6th 7th 8th जितने भी होंगे, ठीक है। तो टोटल लेबर आवर्स फॉर 4th बैच, क्योंकि मैं यूं तो नहीं कह रहा 4 5 6 4th बैच में हमारा काम ही खत्म हो जाना है, 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं, चौथा बैच ही आखिरी, 4 बैचेस ही काम करना है ना ये, ठीक है। तो 4th बैच वाला टाइम यही है जो थर्ड पे लगा है, क्योंकि थर्ड पे लर्निंग ने क्या हो जाना है, स्टॉप, ठीक है। तो ये वो आवर्स हैं जो फिर आगे चलेंगे 4th बैच ऑनवर्ड्स, अब ये आवर्स हैं, चाहे आगे जितने मर्जी बैचेस बन जाएं, कितने आवर्स लगेंगे, ठीक है। अच्छा अब कितने आ गए 73,863, टोटल लेबर आवर्स हमारे इस ऑर्डर पे कितने बन गए 327726, अच्छी रिवीजन हो गया ना, 327726, खुद देख लेना यार, खुद देख ले, हम तेरे जिम्मेदार हैं, खुद देख ले, हमारी क्लासें खत्म हो गई, सिलेबस खत्म है, अब तो हम क्लास निकाल भी दोगे तो मेरे को मसला नहीं है, अब हमें कोई डर नहीं है, पता नहीं बताते नहीं है, पता भी है कि यहाँ तक आते हैं, मैंने भूल जानी पिछली फिगर, बोलो जी 98 नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स मुझे चाहिए, ओवरहेड मुझे सिर्फ कौन से चाहिए, वेरिएबल, तो आखिरी पॉइंट में उसने को गपशप लगाई हुई है इनकी, कहता है 20% ऑफ ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एंड मोस्टली रिप्रेजेंट मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब 80% क्या है वेरिएबल, इनका 80% बनता कितना है 32,000। अब कहीं पे लिखा हुआ है कि ये किस बेस पर है, पर ले, अब पहले बैच से रेट निकल आना है, क्या ख्याल है, अभी ये जो आर्स निकले हैं कितने निकले हैं 327 आगे भी है, अच्छा 3,27,000 घंटे निकले हैं। अब बस यही घंटे हैं जिनसे वेरिएबल ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई करना है, हमारा सवाल खत्म। लेकिन वो वेरिएबल ओवरहेड का रेट कितना है, अब ये मसला है, ये भी कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, गौर तो करो इधर, ये जो कॉस्ट गिवन है ये पहले बैच की गिवन है, तो पहले बैच पर जैसे यहाँ पर 300 पर लेबर आवर तो यही यूज़ हुआ था ना, ऐसे ही ये 400 पर लेबर आवर भी यही यूज़ होना है, बात समझ आ रही है। और कोई महंगाई सस्ताई भी उसने नहीं बोली, तो अगर
इसको पूरे को क्या करना, फिर सिर्फ पर आवर को पकड़ो। अगर 400 पर लेबर आवर टोटल है और इसका कहता है जी कितने परसेंट वेरिएबल है, फिक्स्ड है, 20% फिक्स्ड है, तो इसका मतलब इसका 80% क्या है, वेरिएबल। वो कितना बन गया, तो बस 320 इंटू 3,27,000 क्या बनता है, देखो आंसर क्या बनता है, जी। तो रेट निकाल दें अब, चलो वैसे तो यहाँ पे भी निकल सकता है अहमद भाई करना चाहें तो, लेकिन अब मैं ज़रा यहाँ कर दूँ तो वर्किंग नंबर 4, ठीक है। वर्किंग 4 में क्या निकाल रहा हूँ जी, वेरिएबल, वहाँ पे भी हो सकता था, बल्कि डायरेक्ट ही करो फिर, अहमद भाई की बात ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, ये देखो भाई, एक तो ये है कि आर सेम टू सेम वही आ जाएंगे, ऐसा ही है, क्योंकि जितने लेबर आवर्स काम होगा उसी के बेस पर वो कह रहा है FOHB पर डायरेक्ट लेबर आवर ही रेट गिवन है ना, पर लेबर आवर। चेक करो ज़रा, ये 400 का रेट लिखा हुआ सवाल में, 400 रुपये पर आवर पर लेबर आवर, तो लेबर आवर तो यही है, ठीक है। अब ये वर्किंग 2 वाले ही आ गए, लेकिन लेबर रेट क्या है क्या सवाल में गिवन, 400 का 80% यहीं पे कर दो, बस ये आ गया आंसर। कितना उतारे थे बनी आप हैं, 8723, अच्छा राउंड ऑफ 7 को टूंडा था, 7-2। देखो कोई और कॉस्ट हो रह गई हो हमसे, फिक्स्ड तुम ले लो, रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। क्या मतलब ही बोल दिया तुमने, उल्टा क्या मतलब ही बोल दिया, सब कुछ आपके लिए किया, असल में रिवाइज ना किया, माजरत चाहता हूँ। ये देखो ओवरहेड्स के रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल, रेलेवेंट कॉस्टिंग पे जोहर के बाद करवाने हैं इंशाल्लाह, तो ये सारे दोबारा करेंगे, फिर एक रिंग लिमिट वाला सवाल करेंगे इंशाल्लाह, अखीर हो जानी है, फिर आप कहोगे हाँ रेलेवेंट कॉस्टिंग हो गया भाई, बड़ा तो कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, नहीं ना करवाया, वो मैंने बचा के छुपा के रखा होता है, दिया आपको, आज मिल गया आपको, ठीक है, पास पेपर का सवाल है, अहमद बाद में देख लेना उसको। इधर देखो, ओवरहेड्स वेरिएबल हमेशा वेरिएबल, हमेशा ब्रेक करते हैं, हमेशा रेलेवेंट, लेकिन फिक्स जो है वो एग्जिस्टिंग हो तो वो रेलेवेंट नहीं है, इंक्रीमेंटल हो तो रेलेवेंट। अब सवाल में कहीं पे उसने बताया था कि फिक्स कॉस्ट एडिशनल पढ़ रहे हैं, नहीं बताया तो फिर कहानी खत्म, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो और कोई कॉस्ट नहीं है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 3533, ओके, लेकिन ये आपका रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही, जालिम ने मिनिमम बिड प्राइस लिखकर आगे कहता है विच ACL शुड कोड, तो ये रिक्वायरमेंट में ना, रिक्वायरमेंट में झोल है, ये कोई बात नहीं, ये मिनिमम बिड प्राइस नहीं होती, प्रॉफिट ऐड हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है, प्रॉफिट मार्जिन ना ऐड करो तो मिनिमम बिड प्राइस होती है, लेकिन बहरहाल हम अब एहतियातन इसको ऐड कर ही देते हैं, तो 30% प्रॉफिट ऑन प्राइस, कोटेड प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस मार्जिन, ठीक है, मतलब 100 आपने एस को लेना है, प्रॉफिट 35 लेना है, चलो जी प्रॉफिट की जगह था, तो कॉस्ट बैलेंसिंग 65, ठीक है। अब कॉस्ट आपके पास आ गई है, डिवाइड करो उसके साथ और मल्टीप्लाई प्रॉफिट से करो, तो पहले प्रॉफिट निकाल लो, तो मार्जिन ऐड प्रॉफिट ही लिखते हैं, लफ्स प्रॉफिट उसने लिखा, हम भी प्रॉफिट लिख रहे हैं, तो टोटल बताओ इसका, यूं लिख देते हैं हम, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, दिल तो कर रहा है आगे ब्रैकेट में लिख दो एग्जामिनर के लिए, मिनिमम बिड प्राइस, उसे बताऊं कि वो ये होती है लेकिन छेड़ो ना उसको, नहीं मैंने कहा इधर लिख दे मिनिमम बिड प्राइस प्लस मार्जिन और आगे फिर हाँ करना है तो कर दो, ऐसे को यार तुमने सही सवाल नहीं बनाया, ये असल में कहानी है। बहरहाल टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऐड कर दो इसमें, प्रॉफिट ना छेड़ो मलंग को ना छेड़ो जी, ये टोटल नहीं कराया आपने, 3 लो जी, ये 3533
353380 जो है, ये 353380 जो है, ये क्या है? कॉस्ट। ये क्या है? कॉस्ट। इक्वेशन में क्या है? 65। तो डिवाइड करो इसको 65 से। अब चूंकि मैं प्रॉफिट के सामने वर्किंग कर रहा हूँ तो 35 से मल्टीप्लाई, आप सेल के सामने कर रहे हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंसिंग प्रॉफिट निकाल लें। ठीक है, तो डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 35, आंसर इज 282। और टोटल, अच्छा अब ये देख लेना, बस चलो बाद में देखते हैं। पर यूनिट तो नहीं मांगा वो उसने ना, फिर पर यूनिट मांगा तो ऐसे ही आने दोगे जी। तो ये क्या आ गया आपके पास? मिनिमम बिड प्राइस विच ACL शुड कोट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइस टू बी कोटेड, जिसको आप लिख दे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी होती है, ये सेल प्राइस होती है जी। 543 भाई अच्छी तस्वीर लेना एंड पे इसकी, कोई पता नहीं होता, कभी कभी अगली दफ़ा इनको ना पिछले दफ़ा वाले लेक्चर ऐसे देने पड़ते हैं, बड़ा फ़ायदा होता है फिर। अब अगली बार वाले सुन रहे होंगे पिछली बारी कह रहा था कि अगली बार वालों को ये लेक्चर देना। हाँ ना, मैं तो कहता हूँ सुने। अच्छा जी जी, यार बस ये जो है ना, असल में आपको इससे फ़ायदा होता है, ये आपको नहीं पता होता, आपको अभी पता नहीं चलेगा ये, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। 2 दिन में सारा सिलेबस घूमने का मतलब होता है एक रिवीजन मैंने करवाई है आपको, और ये सचमुच रिवीजन है। आप तो उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं बस, यानी आपने 10 सवाल करने हैं, मैंने 1 सवाल करना है, लेकिन मैंने रिवाइज करना है। तो आप, अगर आपने पूरे पेपर से पहले पूरे 20-25 दिन में अगर 2 रिवीजन्स करनी है, तो यूँ समझो कि इन क्लासेस को डालो तो 3 रिवीजन्स हैं, 3 करनी है तो इन क्लासेस को डालो 4 रिवीजन्स हैं। 2 दिन में आपसे तो ये रिवीजन नहीं होनी थी। तो आपको एक फ़ायदा हो जाता है, एक पुश मिलता है स्टार्ट के अंदर, यार हर चीज़ हमारे सामने, हमें आती है, हमारे काबू में है। ये कॉन्फिडेंस पर्चे में भी ज़रूरी है, ये कॉन्फिडेंस प्रेपरेशन लीव में भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सिलेबस तो हम हफ्ते का ख़त्म कर चुके हैं, और क्यों ज़ोर लगा रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं इसी के ऊपर कि यार चलो थोड़ा सा और एक हमारी तरफ से और एक रिवीजन भी हो जाए, वरना तो सिलेबस ख़त्म हो चुका है। आपको ये आपकी रिवीजन बनती थी, असल में आपको खुद करनी चाहिए। लेकिन आप इंशाल्लाह जब इसके बाद रिवीजन में बैठेंगे तो आपका काम आधे टाइम में होगा, अल्लाह ने चाहा। आपको R1 की क्लास के बाद अंदाज़ा हो ही गया होगा, यार वॉल्यूम 2 गया, इतना सा था, उल्टा वॉल्यूम 2 ही बना दिया, यूँ लग रहा होगा। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो आपकी तरफ से चाहिए। प्लीज़ अल्लाह खैर करेंगे, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो पर्चा जैसा भी आए, CMA का पर्चा, मैंने कहा सादा बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक बार पढ़ने से मुझे भी समझ ना आए पर्चा पहली बार, शायद कोई 1-2 सवाल आ भी जाएं, लेकिन दूसरी बार पढ़ूंगा सवाल को नहीं समझ आएगी, तीसरी बार पढ़ूंगा तो सवाल समझ आएगा, कहाँ जाना है उसमें। बाकी फिर फॉर्मेट्स इसीलिए बनाए हुए कि शुरू हो जाए, रुके ना। क्या पढ़ने में, ये तो तुम नोट करो ना, तुम्हें लगता है कि बहुत टाइम लगता है, हालांकि वो टाइम सेव हो रहा होता है। तुम्हें अगर 10 नंबर के सवाल के लिए 18 मिनट चाहिए तो तुम आराम से भी पढ़ो तो 2 मिनट में वो आराम से पढ़ा जाता है, 3 मिनट में 2 बार पढ़ा जाता है सवाल। अब कभी नोट तो करो स्टॉप वॉच लगाकर, ये नोट कर लो पर्चे में जाने से पहले, टाइम नहीं लगता। लेकिन उस 2 बार पढ़ने के, 3 बार पढ़ने के 18 मिनट लगाने थे, 14 मिनट बच गए, क्योंकि 3 बार आपने पढ़ा है। वो 10 मिनट में आपसे हो जाना है, अगर आपको समझ आ गई सवाल की तो पढ़ते हुए समझ आती। पढ़े बगैर शुरू करोगे तो कोई ना, टामक टोइयाँ मारोगे, 20 मिनट बाद भी पता लगेगा कि यार लगता है आखिरी पॉइंट पहले नहीं पढ़ा, गड़बड़ हो गई है, ये पहले सोचना चाहिए था, तो सारा सवाल ही गलत हो गया। तो बस अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, 2 बार सवाल पढ़ के समझ आ रहा है तो शुरू करो, वरना तीसरी बार भी पढ़ डालो, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। हमारे साथी कराम हमें, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, अभी भी हैं, हमें ये कहा करते थे और हम ये बात माना करते थे, और शायद इसी वजह से पास भी हो गए, वरना तो मैं बड़ा नालायक सा था बच्चा भाई, आप लोगों जैसा तो मैं नहीं था, आप बड़े लायक हो, बस जो उस्ताद कहता था मैं मान लेता था। तो कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। लो भाई, अच्छा जी, अब ऐसा है कि थोड़ी सी हिम्मत करके, कॉमन इश्यूज थोड़े से रह गए हैं, उनको भड़काएं, उसके बाद फिर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये दूसरे की कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है जी? हाँ चलो, इसको कोशिश करके ना, वो पिछला कितने पे चला गया था, 1 1.5 घंटे पे,
चलो 45 पे तो शायद चला ही जाए ये, इससे काम तो मैं नहीं कर सकता। R1 में ही सुनना। और यार लतीफ़ा लतूफ़ा कोई नहीं था उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ ये था कि एक सवाल कर जाएं ये आइए सेठ वाला, तुम लोग कर ही नहीं रहे थे। मैंने कहा यार चलो थोड़ा हंसाते हैं। अब मैं सोचूंगा ना कोई लतीफ़ा, फिर सोच के आऊँगा हैं। अच्छा लतीफ़ा सोच के आए तो मज़ा नहीं आता, लतीफ़ा जो आता है ना, नहीं वो जो जिन्नों वाला आया था, अमीर साहब सिर्फ तुसी इंसान है गए, असी सारे ही जिन्न, तुसी ना घबराना। कल मोकल आ गए थे हमारी क्लास में। मैं लिखता कुछ था, आगे लिखा कुछ ज़्यादा था। हजरत बैठे हुए थे एक इधर हजरत, तो दूसरे हजरत मेरे टिल्ले रह गए, वरना इन्होंने मुकाबला नहीं किया, आगे मुकाबला करते। अच्छा जी, आप भाई क्या हो गया भाई, देखो इधर क्या हो गया जी, प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन हो तो ठीक, ना गिवन हो तो निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री दे तो इस तरह से निकालते हैं, अगर वर्किंग प्रोसेस दे तो इस तरह से निकालते हैं ईपीयू प्रोडक्शन यूनिट्स वाले, और अगर रिजेक्शन रेट हो तो इस तरह से। फिर मटेरियल कॉस्ट में जो मसाइल हैं आपके सामने हैं, मोटे मोटे मसाइल यही हैं कि इन्फ्लेशन का असर इस पर पड़ सकता है या वेस्टेज की परसेंटेज आ जाती है। लेबर के अंदर ज़्यादा मसाइल हैं, इसमें इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट आता है, इसमें आपकी एफिशिएंसी का इम्पैक्ट भी पड़ता है, कई सवालों में आपने देखा भी है, और इसमें आपकी वेस्टेज भी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें लर्निंग कर्व भी होता है। अब तो अभी होगा, हाँ होता है, क्योंकि अब ये थोड़ी देर पहले लर्निंग कर्व मुझे नहीं समझ आ रहा था आपकी शक्लें देख कर के लर्निंग कर्व क्या है, हालांकि अच्छे से किया था। तो कितनी देर लगी है, आप एक सवाल किया है, एवरीथिंग आपको मुझसे ज़्यादा याद था, मैं भूल गया था फॉर्मेट, ठीक है। तो चीज़ें अभी काबू में है, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब 3 चीज़ें हो गई, मटीरियल लेबर, सॉरी 2 चीज़ें हो गई, प्रोडक्शन यूनिट निकालना सबसे पहली बात है ना। मैं कहा था कि सबसे पहले वो किया करो, उसके बाद फिर यूनिट्स निकल आए तो अगली बात है मटेरियल कॉस्ट कितनी, लेबर, ठीक है ना। तो मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई। ओवरहेड्स का मसला क्या होता था, पूरे सीएमए के अंदर यही लड़ाई चलती रही है, वेरिएबल वखरे करो, फिक्स वखरे करो। अभी रेलेवेंट कॉस्ट भी दिखाई आपको, वेरिएबल के अलग रूल्स, फिक्स के अलग। तो वेरिएबल कॉस्ट पर भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं, लेकिन कम है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हो सकती है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। वो पर लेबर आर होगी तो लेबर आर से मल्टीप्लाई करके फिर प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आ जाएगी। वो पर मशीन आर होगी तो मशीन आर से मल्टीप्लाई करके यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी। ये तीनों तरह से सवालों में हुआ करती थी। अब अगर लेबर आर और मशीन आर आ गए हैं तो लेबर आर के साथ तो वही मसाइल हैं। लेबर आर जो हैं वो अफेक्ट होते हैं एफिशिएंसी से, लर्निंग कर्व से। शुक्र है सवाल कर लिया, ठीक है। एफिशिएंसी सवाल में नहीं थी, लेकिन लर्निंग कर्व की वजह से वैसे 4 लाख आवर्स लगने चाहिए थे ना। अगर पहले बैच पे 1 लाख आवर्स लगे थे तो 4 बैचेस पे कितने लगने चाहिए थे, 4 लाख। लेकिन लर्निंग कर्व के कितने लगे, 3,27,726। तो ये जो लेबर आवर्स का असर है ये वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर भी पड़ गया, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स में भी वही आवर्स हमने लिए। ओवरहेड्स हम लेते ही कौन से आवर्स के हैं, प्रोडक्टिव आवर्स के, ठीक है। तो ये लेबर आवर्स अगर होंगे, अगर वेरिएबल ओवरहेड आपका लेबर आवर पर यूनिट की बेस पे निकल रहा है तो वो लेबर आवर इफेक्ट लेते हैं एफिशिएंसी का भी, क्योंकि एफिशिएंसी लेबर आवर्स पे लगती है तो वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर भी आ जाएगी, और लर्निंग कर्व का भी, ठीक है। और दूसरी चीज, इनसे इनका इफेक्ट नहीं आएगा, ये इफेक्ट नहीं होते लेबर टाइम वेस्टेज यानी आइडल टाइम से। ये वो बात है जो मैंने आपको कही थी हमेशा कि वेरिएबल ओवरहेड्स तो हमेशा प्रोडक्टिव टाइम के हमने लेने हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये मामला क्या है, पहले पूरी बात अगली भी सुन लें। जी लेबर में पेड और वर्क दोनों आते थे, उसकी एफिशिएंसी का वेरिएंस निकलता था, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर आपके दोनों जगह वर्क डी आते हैं, पेड तो होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा किसके होते हैं, प्रोडक्टिव आवर्स के, इसीलिए लिखते थे। अच्छा आप सुने जी क्या बात हो रही है, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट कैसे निकलती है, आसान काम, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट गिवन है तो यूनिट से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ गई। जैसे इस सवाल में अगर होता पर यूनिट गिवन होती तो हम क्या करते, हम सुकून मारते, हम यहाँ पे आते, हम यहाँ पे आकर लिखते वो इतने रुपए पर यूनिट इनटू 1 लाख यूनिट्स। लेकिन हमें सवाल में वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट गिवन थी पर लेबर आवर, टोटल थी, वेरिएबल अलग कर लिया,
वेरिएबल लग गया, जितना भी आया था, पता नहीं कितना आता है, 300 पता नहीं, आप कह रहे थे 27 का लेवल 20, वट एवर। बहरहाल वेरिएबल कॉस्ट पर लेबर आवर आ गई। अब अगर पर लेबर आवर है ये, तो फिर लेबर आवर्स के ऊपर जो इफेक्ट पड़ना है वो इस पर भी पड़ना है। कौन सा इफेक्ट? इसका एफिशिएंसी वाला इफेक्ट और लर्निंग कर्व वाला। लेकिन अगर लेबर वेली बैठी रहती है तो उस टाइम का असर लेबर आवर्स पे नहीं पड़ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि वेरिएबल लेबर आवर्स पर यूनिट की बेस पर अगर वेरिएबल ओवरहेड ले रहे हैं तो ये लेबर आवर्स का जो असर है एफिशिएंसी और लर्निंग वाला वो इस पे भी लगेगा, लेकिन लेबर टाइम वेस्टेज का, लेबर का आइडल टाइम का इस पे असर नहीं लेना। डन हो गया। और अगर ये वेरिएबल ओवरहेड मशीन आवर्स की बेस पर गिवन है, पर मशीन आवर, तो हमने मशीन आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मशीन आवर्स जो है ये इफेक्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। क्या मतलब वो ये कह सकता है, एक छोटी सी बात की है, हाँ जी, वो ये कह सकता है कि जी हम मशीन अगर रिप्लेस कर देंगे, आपने ऐसे सवाल भी किए होंगे, हम मशीन अगर रिप्लेस कर दें तो नई मशीन जो आएगी वो हर यूनिट पर 1.5 मिनट लगाएगी, जबकि 1.5 घंटा लगाएगी, मिनट ज़्यादा, हर यूनिट पर 1.5 घंटा लगाएगी, जबकि करंटली 2 घंटे लग रहे हैं। अब हमें गिवन है वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर मशीन आर जी 100 रुपये पर मशीन आर है, और एक यूनिट पर कह रहे जी 2 मशीन आर्स लगते हैं, तो कॉस्ट कैसे निकलनी है? कॉस्ट निकलनी है 100 रुपया इंटू 2 मशीन आर्स, ठीक है, तो एक यूनिट पर कितना लग गया? 200, और मैंने बनाए लाख यूनिट, तो 200 इंटू लाख। लेकिन अगर वो कह दे भाई मशीन रिप्लेस हो गई या हो जाएगी और उससे हमारी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो 1.5 घंटे पर यूनिट पे आ जाएगी, तो फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे? 1.5 घंटा पर यूनिट। ये तो 100 ही रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, बात ये अगर 100 ही रहता है और ये 1.5 हो जाता है और ये 100 ही रहता है, ठीक है, तो फिर पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल पर मशीन, हाँ, ये 100 ही रहता है और ये 1.5 हो जाता है, तो ये पर यूनिट हो जाएगा। यानी कि इन मशीन आवर्स के ऊपर इफेक्ट इन्फ्लेशन का नहीं पड़ना, इन्फ्लेशन नहीं पड़ता, इस मशीन आवर के ऊपर इफेक्ट एफिशिएंसी का नहीं पड़ना, लर्निंग रेट का नहीं पड़ना, ठीक है, लेकिन इसकी अपनी मतलब काबिलियत पे तो पढ़ना है ना, कैपेसिटी नहीं करनी चाहिए। नई मशीन आई है तो उसकी एफिशिएंसी क्या आना चाहिए, यानी मशीन की एफिशिएंसी भी होती है, ठीक है। एनीवेज, ये जो यूनिट्स हैं या आर्स हैं या मशीन आर्स हैं, ये इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो सकते हैं। इन्फ्लेशन कहाँ पड़ेगी? हमारे पिछले साल में 10 रुपये पर यूनिट था वेरिएबल ओवरहेड, 10% इन्फ्लेशन रेट लगा दो इस पर, या पर लेबर आर था, पर मशीन आर था। कई सवालों में देखा था हमने, तो कहता था कि इन्फ्लेशन रेट की वजह से सारे ओवरहेड्स इतने परसेंट बढ़ गए, जिसमें वेरिएबल बढ़ जाते थे, तो वो किसके ऊपर लगता था रेट? इन्फ्लेशन। वो आर्स पे तो नहीं लगता इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अगर लेबर आर्स है तो रोले ज्यादा हैं, मशीन आर है तो उस पर सिर्फ एक रोला पड़ सकता है। और ये वाला काम तो सबके लिए कॉमन है, आपने परसेंटेज वाले सवाल में देखा था, इफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड इज गिवन, तो ओल्ड कॉस्ट को ओल्ड परसेंट यूनिट से डिवाइड करके आपके पास पर यूनिट पुरानी कॉस्ट आ जाएगी। इन्फ्लेशन भी लगा सकते हो और न्यू प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, वही वाली बात, ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट को इन्फ्लेशन परसेंटेज और प्रोडक्शन वॉल्यूम की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ये तीनों का सेम हो गया, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड बिल्कुल सेम होते हैं ये, इसीलिए मिलते जुलते भी हैं। ये तीसरा कॉमन प्रॉब्लम था। हर टॉपिक में ये मसले होते थे, ये कॉमन प्रॉब्लम्स का मतलब ये हर टॉपिक में यही मसले होते थे। अच्छा, साथ ही बहाने से ना मैंने आपको रिवाइज करा दिया है वो लर्निंग कर्व भी, ठीक है जी, यही है वेरिएबल वाला, ऊपर कर दो ये लो। जी मैं भेजने की कोशिश करता हूँ आज, टेंशन ना लें, कॉमन इश्यूज तो कम से कम ना तांगो, मैं भेजने की कोशिश करता हूँ, हैं आता नहीं है। हाँ यार, यकीन मानो मैं डेप्रीशिएट हो चुका हूँ फुली इस वक्त, मटेरियल कितने गया तो नहीं याद रहता यार, यकीन करो। बस 2 घंटे तो वो जैसे आपको तजर्बा होगा माशाल्लाह, पेपर देने के बाद आओ, अगले दिन ही पेपर हो आपका, हमारे रोज पेपर हुआ करते थे, तो 3-4 घंटे तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता। वो फिर ये होता है कि अगर 1 घंटा भी आप आंखें बंद करके ज़रा लेट जाएं और फिर उठें तो फिर उम्मीद होती है कि चल पड़ेगा। तो इस तरह का मामला घर जाके मेरे साथ भी हुआ होता है आजकल। 9 बजे, ये पिछले जितना हफ्ता 10 दिन गुजरा उसमें क्या चला है, आपको मैं लेक्चर भेजूंगा, अब वो लेक्चर का याद आना रात को 9:30 बजे, फ़ोन कर रहा हूँ, कभी इसको पूछ रहा हूँ, इसको कॉलेज में बंदा है, किसी को भेज रहा हूँ, किसी को कर रहा हूँ, नहीं याद रहता था, ठीक है। एनीवेज, मटीरियल हो गया होगा,
अच्छा जी, अगर अब फिक्स्ड ओवरहेड्स की बारी आ गई, अगर फिक्स्ड ओवरहेड सेपरेटली गिवन है, अगर फिक्स्ड ओवरहेड सेपरेटली गिवन है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल एफओएच कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट नहीं निकालते। याद आ रही है ये बात? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में हमें एक्चुअल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होती थी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में हम ओएआर को कोई जिक्र ही नहीं करते होते थे ओएआर का कभी। यहाँ फॉर्मेट ही होना, हर वक्त तो फॉर्मेट देखते रहते थे। ये देखो जी, ये देखो जी, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और ये मार्जिनल कॉस्ट में क्या फर्क नजर आ रहा है? फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट एक्चुअल आती थी, तो अगर फिक्स्ड एफओएच अलग से गिवन है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें ओएआर नहीं निकालना, बल्कि हमें एक्चुअल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमें फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट निकालनी पड़ती है, कैसे, या कैसे निकली होती है, या कैसे निकालते हैं? एफओएच रेट पर, जिसको ओएआर भी कहते हैं, जो इस तरह से कंप्यूट होता है। ये तो अभी ताज़ा भी बहुत ज़्यादा किया हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। आज फिर आने अभी सवाल के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ब्रेक के बाद सवाल करते हैं, क्योंकि बहुत गप्पे भी लगती है। देखो ना, सवाल के एकदम फ्रेश हो गए, तो ये बात करता हूँ फिर ऐसे ढीले होने लगते हैं, फिर सवाल करता हूँ फिर फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल साथ साथ चलेंगे ये इंशाल्लाह। इसमें कोई थ्योरी है कोई नहीं, इतनी की बातें हैं बस। एक जो मतलब जितनी थ्योरी है वो नोट्स में है, जो कि आएगी भी सही इंशाल्लाह, आप छोड़ेंगे तो वो पढ़ के सिर्फ जाना है आपने, एक दफ़ा पढ़ना है बेटा से। अल्लाह के नाम पे एक दफ़ा पढ़ लेना बाबा, अल्लाह के नाम पे एक दफ़ा पढ़ लेना बाबा। जब भी टॉपिक रिवाइज करना, 2 सफ़े होंगे, जस्ट एक रीड मारनी है और आगे चले जाना। उस रीड करने में 10 मिनट आपके नहीं लगने, लेकिन थोड़ा रिस्क कवर हो जाता है, ठीक है। बहुत कम थ्योरी है बेटा, किताबों में कितनी थ्योरी लिखी होती है, सारी तो आपको गप्पे सुना के फॉर्मेट डाल के वो सारा कुछ उधर कवर्ड है। तो जो थोड़ा बहुत है वो तो पढ़ लो ना, निकम्मे निकटुओ भाई। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड एफओएच टोटल चाहिए होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड एफओएच हम यू निकालते थे, जैसे वेरिएबल ओवरहेड यू निकालते थे, फिक्स्ड एफओएच कैसे निकालते थे? ओएआर इनटू प्रोडक्शन यूनिट, जो ऐसे निकलता था, ठीक है। और अगर ये इकट्ठे हो जाते थे, अगर ये इकट्ठे हो जाते थे तो अलग करना हमें आता है, हमें अलग करना आता है, ठीक है, हमें अलग करना आता है। अपनी मौत से जुदा तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। अपनी मौत से या दूसरे की मौत से होना तो पड़ेगा ही, अलग करना आता है। सेपरेशन ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट यूजिंग फिक्स्ड ओएआर, बड़ी दफ़ा किया, ठीक है। ओएआर को यूज़ करके हम कहते थे रिवर्स वर्किंग कर लो, कि फिक्स्ड एफओएच का रेट गिवन होता था, वेरिएबल रेट बैलेंसिंग निकालते थे टोटल ओएआर में से, तो यूजिंग फिक्स्ड ओएआर हम सेपरेट कर लेते थे। ये अभी करते आ रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। या फिर आपका फेवरेट हाई लो होता था, तो हाई लो के अंदर सिंपल हाई लो में क्या होता था कि आपने टोटल कॉस्ट हाईएस्ट लेवल पे, ये भी किसी सवाल में आ जाएगा अल्लाह करे, रिसेंट टाइम में वैसे मुझे नज़र आज वाले सवालों में नहीं आया। अभी मैंने असल में बाकी 2-3 सवाल देखे ही नहीं है, मैं तरतीब से शुरू होगा, मैं 1 2 3 4 5, जब मैं 6 पे पहुंचा मैंने कहा यार इतना कम होना नहीं, जितना मैं कर लेना, थोड़ा 16 ऊपर में हो गया। सुबह उठ के मैंने देखा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैंने कहा इतना आसान, पहले ये कराऊंगा, ताकि बच्चे को लगे हाँ गिफ्ट था, गिफ्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल पर्चे में गिफ्ट था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल गिफ्ट था, ईओक्यू का गिफ्ट था, सीवीपी का गिफ्ट था, मतलब कोई मुश्किल, कोई टेक्निकल बातें नहीं इनके अंदर। और आपका वो ऑप्टिमम वाला सवाल जो है, यानी इस दफ़ा आ गया, शुक्र करो वो भी, लेकिन वो भी इतना टफ नहीं था, मतलब ठीक था, वो भी वो कर लेंगे हम। उसमें टफ जरूर यही होता है यार कैसे करना है इसको, मतलब क्या करें इसका, तो जैसे मिलता जुलता फॉर्मेट है वैसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी इसमें आ सकती है ना फर्दर प्रोसेसिंग, इसमें ज़्यादा चांस ही उसके हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग, फर्दर प्रोसेसिंग, मेक और बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शट डाउन आ चुका है, लेकिन डिसीजन मेकिंग है हॉट फेवरेट इस वक्त। जो डिसीजन मेकिंग में उसने सिर्फ शट डाउन पूछ लिया था, तो इस दफ़ा 2 सवाल पूछने चाहिए उसको। लिमिटिंग फैक्टर भी पूछ सकता है, और वो आसान होता है। लेबर भी अभी आ गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ना नहीं कर रहा उसकी तरफ। बहरहाल लिमिटिंग फैक्टर आ चुका है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर नहीं आया, आ जाए तो मौजें लग जाती हैं, आ जाए तो मौजें लग जाती हैं। फिर मेक और बाय भी कुछ टाइम हुआ नहीं आया, टेक्निकल हो सकता है। मेक और बाय और फर्दर प्रोसेसिंग के भी सवाल टेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन हमें उससे मसला नहीं है। अल्लाह ने चाहा एफओएच का नंबर है इस दफ़ा 8-10 नंबर का सवाल वो आ जाता है, सुकून मार जाता है। उसके बाद
टारगेट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में से 25-30 नंबर आपके वो पड़े होते हैं। ये पक्के पक्के नंबर हैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, ये पक्के पक्के वाले। उसके बाद EOQ फिर पूछेगा वो, मुझे लगता है, क्योंकि EOQ में उसने वो इवेल्यूएशन ऑफ बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट इस तरह की बात नहीं की उसने, काफ़ी टाइम हो गया, पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये मुश्किल सवाल आ जाए डिसीजन मेकिंग के, 2 भी आ जाएँ अगर मुश्किल, पूरे पर्चे में 3 भी आ जाएँ मुश्किल, तो कोई बात नहीं है, वो मुश्किल में से आधे नंबर लेने होते हैं, आसान में से ढेर सारे भी आ जाते हैं। पर्चा इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा, आपने बस रुकना नहीं है इस पर्चे में। अल्लाह का नाम लेगा, जो नारा तकबीर गाएगा, मैदान जंग में घुसना है ना, उसके बाद फिर या गाजी थे या गाजी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल हाई लो मेथड, जो कि पूरे CMA में, अब तो आपने पूरा CMA कर लिया है, कहीं पे आपको ये वाला नज़र नहीं आया। मैंने करवा दिया था एक सवाल बेसिक्स में एहतियातन आपको, क्योंकि हाई लो अगर सिलेबस में है तो हाई लो ये वाला भी तो हो सकता है। तो आपको कि क्या बातें कर रहा है, मैं बताता हूँ। मैंने आखिरी सवाल जो कराया था उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों लेवल्स पे सेम नहीं थी, यानी वेरिएबल कॉस्ट में भी डिस्काउंट था और फिक्स कॉस्ट में स्टेप भी था, ठीक है। तो इसको कहते हैं तिलों वाला हाई लो मेथड, यानी कि सिंपल नहीं, ठीक है। तो वो जो था वो मैंने सवाल आपको कराया था, पता नहीं कहाँ, कौन सा वाला सवाल है, आई थिंक ये वाला, तुम्हें सवाल भी याद है ये, हाँ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था, ये पूरे CMA में हमें कहीं नज़र नहीं आया, तो इसको कहते हैं एहतियात। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे बहुत सारे काम ऐसे ही करवाए जाते हैं आपको, तो इससे पीछे तक की कहानी है जो आपने अभी तक देखा, आपकी टेस्ट होती रही है, ठीक है। तो वो क्या था, हाई लो मेथड अगर सिंपल वाला है तो टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वाले यूनिट्स माइनस टोटल वाले लोएस्ट वाले यूनिट लेते, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है। वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आप टोटल फिक्स कॉस्ट के फंक्शन में पुट करते थे, y इज इक्वल टू a प्लस bx। y इज टोटल कॉस्ट, a इज फिक्स कॉस्ट, b इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो पिछले स्टेप में निकल चुकी, और x इज द एक्टिविटी लेवल जिस टोटल कॉस्ट को आपने उठाया होगा, ठीक है। और अगर यही हाई लो विथ चेंज इन फिक्स कॉस्ट या विथ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो अवॉइड चेंज, पिक लाइक विद लाइक, पिक लाइक विद लाइक, दोनों लेवल्स पे सेम हो। अगर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी हुई है तो यहाँ पर बढ़ी हुई है तो फिर ठीक है। ये नहीं कि ये वाला लेवल उठाया और ये वाला लेवल उठाया, इसमें क्या होगा, इस लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट है और है, इस पे और है, या इस लेवल को उठाया और इसको उठाया तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट तो सेम थी लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। नहीं, मैंने कहा था अवॉइड 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 स्टेप। मुझे नहीं मसला, दोनों बढ़ी हुई ले लो, दोनों कम वाली ले लो, एक बढ़ी हुई लो लेकिन दोनों लेवल पे सेम हो, दूसरी बेशक, ये आपने क्या करना है, चेंज को अवॉइड करना है, लाइक विद लाइक को जो है वो पिक करना है। तो ये सवाल दोबारा कर लीजिए अगर एहतियातन करना है तो। पूरे CMA में वैसे नज़र नहीं आया ये, एनीवेज ये एक प्रॉब्लम हो सकती थी, सेपरेशन फिक्स्ड ओवरहेड्स की करनी पड़ती थी। तो फिक्स ओवरहेड्स की तो बस यही कहानी है, अगर सेपरेटली गिवन हो तो हम उनको मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज़ नहीं करते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में OAR की बेस पर OAR निकालना पड़ जाता था या निकला होता था तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते थे, और अगर इकट्ठा गिवन होता तो बाइफरकेट करने के ये 2 तरीके थे हमारे पास जो हमने देखे। कोई मसला? और आखिरी बात, जिसके बाद फिर आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू हो गया। आखिरी बात क्या है? आखिरी बात है ये, सेलिंग या मार्केटिंग या एडमिन कॉस्ट निकालते थे, कॉस्ट पर यूनिट जो गिवन होती सवाल में, इनटू सेल यूनिट्स। पूरा अभी तक रिवीजन जो चला उसमें प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, यहाँ से शुरू हुए। सबसे पहले निकाले क्या? प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड, प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर फिक्स्ड ओवरहेड, कितने क्या प्रोडक्शन यूनिट्स, ये बजट प्रोडक्शन OAR के लिए। या फिर इधर देखो बजट प्रोडक्शन, हर जगह प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, लेकिन जो सेलिंग एडमिन खर्चे होते थे, हाँ, उनको सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, और फिक्स्ड या वेरिएबल ओवरहेड्स की आइडेंटिफिकेशन करते थे। कैसे? फिक्स्ड ओवरहेड्स या वेरिएबल ओवरहेड्स की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ जाए, 2 लेवल से ज़्यादा पर, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पर ना गिवन हो, तो हमने टेबल CVP के अंदर देखा था। कौन सा टेबल? ये किस टेबल की बात हो रही है? ये किस टेबल की बात हो रही है? ये किस टेबल की बात हो रही है? अच्छा है, ज़रा CVP करना है आज इंशाल्लाह,
तो ये इस टेबल की बात हो रही है। ये आइडेंटिफिकेशन वेरिएबल फिक्स के लिए बड़ा कीमती हमारा टेबल था, जिसमें हमने कहा था अगर तो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स के ऊपर कॉस्ट गिवन है तो फिर कैसे पहचानना है। हम देखते थे अगर टोटल में चेंज हो रही है तो हम कहते थे ये फिक्स तो नहीं है, फिर चेक करते थे पर यूनिट में, अगर पर यूनिट में सेम आती तो हम कहते थे ये वेरिएबल है, अगर पर यूनिट में भी सेम नहीं आती थी तो हम कहते थे ये फिर सेमी वेरिएबल है। ठीक है, ओके चलिए। तो एनीवेज ये 3 तरीके थे, 3 तरह कॉस्ट थी। ये तरीका है एक। दूसरा तरीका क्या है, अगर ना हो 2 लेवल्स, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स पर, तो फिर नाम से पहचानते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, याद रखना जिंदगी में। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री। सुभान अल्लाह। एक बच्चे ने मुझसे पूछा इसमें मसला आ रहा है मुझे, कॉस्ट की फिनिश गुड इन्वेंट्री में कॉस्ट निकालने मसला आता है। ज़रा देखें, चेक करें, फिनिश गुड इन्वेंट्री ऐसे ही निकालते थे। मार्जिनल कॉस्टिंग में, थोड़ी देर के लिए इसको हटाएं। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते थे जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते थे जी, जब मैं बात बढ़ा दी जरा इधर तो ये लिखकर, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते थे, ये मार्जिनल कॉस्टिंग वो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते थे, कॉस्ट पर यूनिट। अभी दिखा देता हूँ, अभी ये काम करना है इंशाल्लाह, सवाल करते हैं फिर जाके। और चल ये देखो जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट आती थी ना, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल वाली। ठीक है, ये आ गई। पर यूनिट लिए हैं सारी, ऊपर तो नीचे पर यूनिट है। इसको क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। अब जिस सवाल में ओपनिंग की कॉस्ट मिसिंग होती थी, बड़ा खतरनाक सवाल होता था। या तो वो ओपनिंग के यूनिट्स के साथ बता देता था कि ओपनिंग की कॉस्ट ये है, नहीं बताता था तो फिर पिछले पीरियड की कॉस्ट हमें चाहिए होती थी पर यूनिट, जिनको हमने पिछले यूनिट के क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करना होता था, जो इस साल का ओपनिंग बनता। ठीक है, जैसे इस सवाल के अंदर जो हमने यहाँ देखा था, इस सवाल में उसने बोला था ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ही नहीं था, बल्कि 1-2 सवाल आगे देखे थे हमने जिसमें उसने जो ओपनिंग स्टॉक दिया था और साथ ही उसकी कॉस्ट बताई थी, वरना तो हमें मुसीबत पड़ जाती काफ़ी सारी। अब मुझे वो सवाल नज़र नहीं आ रहा कोई, बहरहाल हमने निकालनी भी सीखी थी, एकदम नज़र नहीं आ रहा, दिमाग में चल रहा है, आपको भी याद आएगा इंशाल्लाह। सवाल में ओपनिंग स्टॉक अगर होता था तो उसकी कॉस्ट या तो दे देता था या फिर निकालनी पड़ती थी, तो बड़ी मुश्किल होती थी अक्सर। तो अगर ओपनिंग प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग निकालना हो, यानी कि इस साल का इस पीरियड का ओपनिंग निकालना हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस पीरियड की ये कॉस्ट चाहिए। ठीक है, ये प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट, और फिर उनको, तो उससे आपका ओपनिंग स्टॉक निकला। और यही अगर एब्जॉर्प्शन में आ जाएं तो एब्जॉर्प्शन में फ़र्क सिर्फ क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ साथ फिक्स्ड ओवरहेड्स OAR वाला भी आपने ऐड करना होता था। प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी शामिल होते थे, याद है। ठीक है, तो ये अगर ऐड कर दें तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, ओहो, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती थी, इसको कहते थे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कहते थे आई थिंक, बार फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, याद आया, फुल लफ्ज याद आ गया। मैं दिखाता हूँ, मैंने ये लिखा था, ये मैंने लिखा था उस वक्त का लिखा, मुझे एकदम याद आया है, अल्लाह करे लिखा और बेइज्जती ना हो जाए, मुझे लग रहा है मैंने लिखा था। ये मैंने ऐसे सिखाया भी था, यही मैं असल में वहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए फिक्स्ड एफएच जो ऐड हो गया, तो ये फुल कॉस्ट कहलाती थी और ये मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सही है। अच्छा, तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने गलती से वो पिछला कॉपी पेस्ट किया ना, उसमें आ गई। ये तो देखो ना, घुसा कर देखो, नजर आ रहा है, घुसाया है इसको ज़बरदस्ती करके, ये तो घुसा दिया लेकिन उसको चेंज ही नहीं किया। ये जनाब फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, और इसी तरह से पिछले पीरियड के लिए चाहिए अगर ओपनिंग में निकाल दी। ठीक है, तो ये जनाब आपके 3 मसाइल जो रह गए थे। इसके अलावा और कोई ख़ास मसला, आप टॉपिक वाइज हर टॉपिक के अपने मसाइल हैं, वो साथ साथ देखते चले जाएंगे। ठीक है भाई, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई भाई? ठीक है, यहाँ पे पार्ट बी को क्लोज कर दें, इनको मैं ब्रेक दे लूँ, काफ़ी टाइम हो गया। क्वेश्चन है? अच्छा चले जी भाईजान, सब इशू कराऊंगा, ये मेरा पेज है, ये आपके लिए, मेरा सारा कुछ आपके लिए, मैं कभी कंजूसी नहीं करता, बस मसला सिर्फ मुझे वक्त का होता है और कुछ सुस्ती का। जी बेटा जी,
मैं नहीं करूँगा। चलो बच्चों, सही है, ठीक है, अब ब्रेक करो, वो डिसाइड करते हैं ब्रेक। अच्छा जी, आप ये पार्ट क्लोज कर दें, इनकी तो फरमाइशें चल रही, फलां फोटो बनवा दें, फलां बनवा दें। लतीफ़ा